नमस्ते। आज के इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों पुरानी होकर भी आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। हम बात कर रहे हैं रहस्यमय पेंटर यानी द मिस्टीरियस पेंटर की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम जादुई कहानी नहीं है, बल्कि ताकत, नीयत और इंसानी फितरत का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी कलाकार का हुनर सचमुच में असलियत का रूप ले ले। है ना कमाल की बात? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब कला सच में असलियत बन जाती है? अगर अचानक किसी को हवा में से कुछ भी, हाँ बिल्कुल कुछ भी बनाने की असीमित शक्ति दे दी जाए, तो वो क्या करेगा? क्या वो एक आलीशान महल खड़ा करेगा या फिर दौलत के पहाड़ बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के लालच और उसकी इंसानियत दोनों की कड़ी परीक्षा लेता है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम देखेंगे कि जब ऐसी बेतहाशा ताकत किसी आम इंसान के हाथ लगती है तो असल में नतीजे क्या हो सकते हैं। तो आइए अपनी कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ईमानदार पेंटर। हमारी इस कहानी के केंद्र में कोई महान राजा या बहुत बड़ा योद्धा नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साधारण सा इंसान है, गोपी। गोपी एक बहुत ही गरीब लेकिन गजब का मेहनती गांव का पेंटर है। वो बस 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए गांव की दीवारों पर चित्र बनाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोपी की जिंदगी की तुलना हम अपने आसपास के उन आम लोगों से कर सकते हैं जो रोजमर्रा की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जैसे सोमू जो छोले कुलचे बेचता है, या फिर ललित जो रोज सुबह दूध बांटता है। दिन रात की वही भागदौड़, वही पसीना। गोपी की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है जिसे जीवन की असली कड़वाहट और रोज के संघर्षों का पूरा अंदाजा है। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, दूसरा हिस्सा, एक जादुई उपहार। तो होता कुछ यूं है कि गोपी की इस आम सी थकी हारी जिंदगी में एक दिन जंगल में एक वृद्ध ऋषि की एंट्री होती है। वो ऋषि उसे एक पुराना सा ब्रश देते हैं, लेकिन एक बहुत ही सख्त चेतावनी के साथ। वो साफ कहते हैं, ये ब्रश सिर्फ निस्वार्थ मन की इच्छा पूरी करेगा। ध्यान दीजिए, यही वो पल है जहां सारे नियम तय हो जाते हैं। मतलब ये कोई ऐसा वैसा जादू नहीं है जिस पर किसी का भी जोर चल जाए। असल में ये जादू कलाकार के हुनर की नहीं, बल्कि उसकी नीयत की परीक्षा लेता है। तो मन में सवाल उठता है कि ये चमत्कारी हस्तक्षेप का फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। इसके 3 आसान लेकिन बहुत गहरे कदम हैं। सबसे पहले ये नीयत को परखता है, अंदर से इंसान कैसा है। दूसरा कदम है उस वस्तु को पेंट करना। और तीसरा, जो असलियत सामने आती है वो सीधे तौर पर बनाने वाले की नीयत का ही अक्स होती है। अगर मन में थोड़ा सा भी खोट या लालच है तो चित्र कभी वो परिणाम नहीं देगा जिसकी उम्मीद की जा रही हो। सीधे शब्दों में कहें तो जादू उस लकड़ी के ब्रश में नहीं है, जादू तो मन की सच्चाई में बसा है। अब इसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि क्या बताएं। गोपी को खुद शुरुआत में इस जादू पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। वो बस मजे मजे में अपनी खाली थाली के सामने पकोड़े का एक चित्र बना देता है। और भाई चमत्कार देखिए, असली के एकदम गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े थाली में आ जाते हैं। पर गोपी यहाँ रुकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसके मन में लालच नहीं आता। इस अनोखी शक्ति का इस्तेमाल वो एक बहुत बड़े नेक काम के लिए करता है। गांव में पानी की भारी कमी चल रही थी, तो वो क्या करता है, सूखे कुएं के पास एक पानी से भरे लहराते हुए कुएं की पेंटिंग बना देता है। और देखते ही देखते वहां से मीठा और ठंडा पानी बहने लगता है। जरा सोचिए, अपनी एक छोटी सी भूख मिटाने से लेकर पूरे गांव की प्यास बुझाने तक का ये सफर, यही तो सच्ची नीयत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ परेशानियां भी आती हैं। भाग 3, चमत्कार और गलतफहमी। अब जैसा कि इंसानी फितरत है और इतिहास गवाह है, जब भी कोई ऐसी चमत्कारी चीज होती है जो लोगों की समझ से बाहर हो तो उसका पहला रिएक्शन हमेशा डर ही होता है। गांव में बुरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। ताऊ हरिया और गपोड़ी लाल जैसे लोग, हाँ वही लोग जो हर नई चीज को शक की निगाह से देखते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये तो काला जादू है। वो मांग करने लगते हैं कि गोपी को तुरंत गांव से निकाल बाहर कर दिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बार गांव वाले बिल्लू के बनाए नए मोमोज को देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। हम इंसान हमेशा उस चीज का विरोध करते हैं या उससे डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। और इसी डर और अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है कहानी के मुख्य टकराव की। भाग 4, जमींदार का लालच।
अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़। एक तरफ है बिल्कुल साफ निस्वार्थ भावना और दूसरी तरफ है सत्ता का अंधा लालच। होता यह है कि गांव का ताकतवर और लालची जमींदार गोपी को उठवा लेता है और अपने महल में कैद कर देता है। फिर वो उसे एक सीधा सा अल्टीमेटम देता है, चुपचाप सोने के सिक्कों का एक बड़ा सा पहाड़ पेंट कर, वरना जिंदगी भर इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन गोपी, जो अपने उसूलों का पक्का है, वो इस मांग को सिरे से खारिज कर देता है, साफ ठुकरा देता है। यहाँ सत्ता का घमंड और एक गरीब इंसान का अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, इन दोनों के बीच की टक्कर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अगर हम यहाँ एक पल रुककर दोनों की नीयत की तुलना करें तो फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ गोपी की नीयत है पूरी तरह निस्वार्थ, उसने उस जादुई ब्रश से एक प्यासे गांव के लिए कुआं बनाया। वहीं दूसरी तरफ जमींदार की नीयत देखिए, सिर्फ और सिर्फ लालच, उसे अपनी तिजोरी भरने के लिए सोने के पहाड़ चाहिए। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये बहुत गहराई से हमें बताता है कि आखिर क्यों जमींदार के हाथ में जाकर वो जादुई ब्रश कभी काम कर ही नहीं सकता। और असल में होता भी बिल्कुल वही है। जब जमींदार का सब्र टूट जाता है तो वो खुद उस ब्रश को उठा लेता है और अंधाधुंध सोने के सिक्के बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जादू फेल हो जाता है। वो सारा का सारा सोना देखते ही देखते बेजान और खुरदरे पत्थरों में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत आसान है, क्योंकि जादू के फॉर्मूले का जो सबसे पहला और सबसे अहम नियम था, वही टूट गया था। जमींदार की नीयत में खोट था। ये घटना एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर गलत और स्वार्थी इरादों के साथ शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो जो नतीजे मिलेंगे वो हमेशा उन पत्थरों की तरह बेजान और खोखले ही होंगे। तो अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 5, शक्ति का असली मतलब। इस पूरी घटना को देखने के बाद इसके पीछे छिपे असली ज्ञान और नैतिक शिक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ भावना का आखिर मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा अर्थ है बिना किसी अपने फायदे की उम्मीद किए दूसरों की भलाई और तरक्की के लिए काम करना। ये कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि सच्चा सुख और किसी भी हुनर या टैलेंट का सही इस्तेमाल तभी है जब वो समाज के काम आए। अगर वो सिर्फ अपने निजी दिखावे या लालच के लिए है तो वो हुनर किसी काम का नहीं। गोपी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये जो उपहार उसे मिला है, ये सिर्फ कोई जादू टोने नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वो तय करता है कि वो एक गुप्त रक्षक बनेगा। वो अपनी इस ताकत का बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता, बल्कि गांव के लोगों की भलाई के लिए चुपचाप अपना काम करता रहता है। इसकी तुलना हम किराने की दुकान वाले मोहन जी से कर सकते हैं, जो बिना किसी शोर शराबे के गुप्त रूप से एक धर्मशाला चलाकर लोगों की सेवा करते हैं। क्योंकि सच्ची सेवा कभी शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप अपना काम करती है। तो अगर हम आज की इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, आपके पास जो भी टैलेंट या हुनर है उसकी असली जगह समाज की भलाई में है। दूसरी बात, अगर ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो जमींदार के सोने की तरह बेजान पत्थर बन जाती है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी सीख है, वो ये कि किसी भी चमत्कारी जादू से कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है आत्मनिर्भरता। कहानी के अंत तक आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि गांव वालों को किसी जादू के भरोसे बैठाने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि वो खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ना सीखें। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए पीछे छूट जाता है। जब इंसानियत को असीमित और पूरी ताकत दे दी जाती है तो ये कौन तय करता है कि उससे एक बहता हुआ मीठे पानी का कुआं बनेगा या फिर सिर्फ बेजान पत्थर? जवाब बहुत सीधा है। असली शक्ति हाथों में या किसी ब्रश में नहीं, बल्कि हमारी नीयत में बसती है। किसी भी हुनर या ताकत का मोल सिर्फ इस बात से तय होता है कि उससे दूसरों के लिए कुआं खोदा जा रहा है या सिर्फ अपने लालच के लिए पत्थर जमा किए जा रहे हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारी आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।